बाद से शुरू हुई ये लड़ाई कब गांव के दो पक्षों की आपस के बीच की दुश्मनी बन जाती है, पैदा हो जाती है, पता ही नहीं चलता। एक साथ के कई लोगों का कत्ल हो जाता है, दूसरे पक्ष के लोग जेल में चले जाते हैं या फिर फरार हो जाते हैं। और उनके घर की महिलाएं घर पर थी तब दूसरे पक्ष के लोगों के अंदर क्या हैवियत जागती है कि वो उनके घर जाते हैं। उनके घर की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को वह निःशस्त्र कर देते हैं। निःशस्त्र करने की कहानी जब गांव में गूंजती है, आसपास के लोगों तक पहुंचती है, तो लोगों की बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद फिर से कत्ल की शुरुआत होती है। अभी तक तो 2-3 ही कत्ल हुए थे, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक 10 कत्ल हो जाते हैं। इन कत्लों से कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। पहले ये लड़ाई लड़ी गई थी, फिर गैर कानूनी रूप से, और फिर ये लड़ाई लड़ी गई कानूनी रूप से। इस चीज़ का मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। गांव के लोग जब इस घटना के बारे में जानते हैं, उनका जिगर उठ जाता है और ये गांव के लोग सहम जाते हैं, यह सोचकर कि छोटी सी लड़ाई आखिरकार इतना बड़ा रूप कैसे ले सकती है। नमस्कार, मैं ईशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश का एक जिला है फरीदाबाद, और फरीदाबाद का ही एक गांव लगता है बुढ़ेन। दरअसल ये बुढ़ेन की सच्ची घटना है। बुढ़ेन बात कर रही हूँ साल 1995 में। एक बारात आने वाली थी और पुरानी जो बारात आई थी उन बारात को लेकर अब का जो एक्सपीरियंस होता है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। तब गांव का एक व्यक्ति होता है जो दलित समाज से होता है। एक जिम्मेदार आदमी के पास उसका नाम होता है रिसाला सिंह उसका नाम होता है। जाकर हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि साहब, मेरी बेटी की बारात आएगी, बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं कोई बारात में विवाद नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। जैसे ही उसने रिसाला सिंह से कहा, उसके सामने हाथ जोड़कर विनती की, तो रिसाला सिंह ने कहा कि तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, इसलिए तुम्हें डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। जो भी उस तारीख पर बारात आती है, और जब बारात आती है तो बारात चढ़ने की जब तैयारी चल रही थी, किसी ने आकर रिसालत सिंह को ये खबर दी कि उसकी बारात आ चुकी है। ये खबर सुनने के बाद रिसाला सिंह ने अपने दो पोते हैं उसके दो, उनको बुलाया, और एक का नाम राजू होता है और दूसरे का नाम नरेश होता है। उनसे कहा जाता है कि तुम बारात की तब तक साथ रहोगे, तब तक वह अपनी पोजीशन नहीं लेती, अपनी जगह पे नहीं चली जाती है। इसलिए सब कुछ सकुशल वापस लौट कर आने, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बारात चढ़ना शुरू हो जाती है मोहल्ले में। उस मोहल्ले में जब चढ़ रही थी बारात, चढ़ती है तो बारात वाले आए थे, तो वो नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश के गीत गा रहे थे, खुशी के। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि एक ब्रह्मजीत सिंह के घर का जो जब घर पड़ता है तो किसी ने वहाँ से उन बारातियों के ऊपर पानी फेंक दिया। जब जो बारातियाँ होती है वो ब्रह्मजीत के घर के आगे जाती है, तो ब्रह्मजीत के परिवार में से उधर से ही किसी ने उन बारातियों के ऊपर पानी डाल दिया। जैसे ही पानी फेंका तो उसमें शोर मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है कि पानी फेंका गया है। इसी बात को देखते हुए नरेश और राजू खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि इस बारात के साथ हम लोग यहाँ किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए। यदि विवाद होगा तो बात आगे बढ़ सकती है। उस वक्त तो हाथ पैर जोड़कर किसी तरह से विवाद को ख़त्म कर दिया था, लेकिन शांत कर लिया गया था क्योंकि बेटी की बारात आई हुई थी। कोई नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का कोई झगड़ा हो। वो बारात आती है और आने के बाद अपने चली जाती है, लेकिन एक परिवार एक पक्ष होता है रिसाला सिंह, और दूसरा जो पक्ष होता है ब्रह्मजीत सिंह। इन दोनों के बीच में रस्साकसी से मच जाती है, मूंछों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मूंछों की लड़ाई जब शुरू होती है तो पहले उन्हें मौका मिलता है ब्रह्मजीत को, और रिसाला सिंह का बेटा, रिसाला का जो बेटा होता है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, हरपाल सिंह को पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद उसके बहुत बुरी तरह से उसको पीटा जाता है, और उसका हाथ भी तोड़ दिया जाता है और उसका पैर भी तोड़ दिया जाता है, और उसको घर बैठा दिया जाता है। वह इस घर में इसी बात को लेकर बड़ा उबाल मच जाता है और यहाँ पे लोग तंग रह जाते हैं। ये किसी तरह की कोई बात ना आगे बढ़नी, आगे कुछ ही इस तरह से कुछ घबराहट सी मची रहती है। ब्रह्मजीत के परिवार में कहीं ऐसा ना हो कि हरपाल सिंह के जो हाथ पैर तोड़े हैं इसका बदला
लिया जाए, इसीलिए सतर्क रहना। और धीरे धीरे करके कब तक साल बीत जाता है किसी को पता नहीं चलता है। ब्रह्मजीत का परिवार एकाएक ब्रह्मजीत का परिवार एक एक कदम फूक फूक कर रखा गया था। और खेड़ी के पुल के पास रिसाला का परिवार, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सतवीर होता है। सतवीर मिल जाता है और सतवीर को उसने इसे मारा। उन लोगों ने सतवीर को मार दिया, पीटा, और सब जब ज़्यादा ही मारा पीटा तो उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, भर्ती कराना पड़ता है। पता चलता है कि सतवीर सिंह की मौत हो चुकी है। अब इस मूंछों की लड़ाई में कहानी शुरू होती है। पहले हाथ पैर तोड़े जाते हैं इस व्यक्ति की जिसका नाम हरपाल होता है, और दूसरा यह जो कहानी आगे बढ़ती है तो पहला कत्ल हो जाता है सतवीर का जो रिसाला सिंह के परिवार का लगता है। अब इस घटना में जो है राजू और समय पाल ये गवाह बना दिए जाते हैं कि इस घटनाक्रम को हमने देखा है। जिस तरह के आप जानते हैं, जिस तरह के थाने में तो तहरीर दी जाती है और केस को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए गवाहों की जरूरत पड़ती है। रिसाला सिंह के परिवार के लिए एक तो उनका पोता होता है राजा, दूसरा समयपाल होता है, ये गवाह होते हैं और इनसे मुकदमा दर्ज होता है। दूसरी पार्टी के ब्रह्मजीत, मुकेश, जयप्रकाश और प्रमोद, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस पीछे पड़ जाती है, गिरफ्तारी शुरू करने लगती है। और इधर से उधर आप जानते हैं कि किस तरह से पुलिस अपना काम करती है। पहले हत्याकांड के बाद धीरे धीरे करके 2 साल का समय बीत जाता है। साल 1998 आता है और ब्रह्मजीत के परिवार वालों को एक बार फिर से मौका मिल जाता है। नरेश को चाकू घूप करके हत्या कर दी जाती है। चाकू घूप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? नरेश की। जब हत्या होती है तो इस परिवार पे भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और नरेश हत्याकांड में गवाह बनता है। राजू वही होता है जब राजू और नरेश जो बारात की रखवाली के लिए इन्हें भेजा गया था, ये नरेश तो मर चुका है लेकिन राजू जब गवाह बनता है तो ब्रह्मजीत के परिवार वाले उस राजू के भी पीछे लग जाते हैं। अब ब्रह्मजीत के परिवार वाले उस राजू के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो गवाह बन चुका था उस टाइम पे। इस साल यानी कि साल 1998 में उन्हें मौका मिलता है और ओल्ड फरीदाबाद के पास राजीव चौक के निकट गोली मारकर राजू की भी हत्या कर दी जाती है। मतलब ब्रह्मजीत के परिवार वालों ने राजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी। मतलब नरेश और राजू दोनों की हत्या हो गई। यानी कि एक पक्ष से अभी सबसे पहले शुरुआत होती है, हरपाल के हाथ और पैर तोड़ दिए जाते हैं। साथ ही उनके जो परिवार के बाकी मेंबर्स होते हैं, बाकी लोग थे जिसमें सतवी, नरेश, राजू, इन 3 की हत्या कर दी जाती है। इधर से जो एफआईआर दर्ज होती है वह मुकेश, ब्रह्मजीत, प्रमोद, वीर सिंह, जयप्रकाश, सतीश और दिनेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और जब एफआईआर दर्ज होती है तो पता चलता है कि वो वीर सिंह है, वह ब्रह्मजीत का भाई है और हरियाणा पुलिस में हवलदार होता है। गांव में उन तनावपूर्ण स्थिति रहने लगती है। लोग डरने लगते हैं कि एक पक्ष के पास जाकर बैठे तो कभी दूसरा नाराज ना हो जाए। और किसी की जैसे इस बीच में अगर किसी की शादी विवाह थे तो वो लोग भी डरते थे, घबराते थे कहीं ऐसा ना हो कि एक पक्ष को बुला ले और दूसरा पक्ष जो उसको ना बुलाए और वो नाराज हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर भी इस आग में फैलता जाए, इस आग के अंदर घुस जाए। धीरे धीरे करके ऐसा वक्त आगे बढ़ रहा था। इसी वक्त के बीच में या तो ब्रह्मजीत के परिवार के कुछ लोग फरार चले रहे थे या फिर सलाखों के पीछे थे। लेकिन इसी बीच में मौका मिलता है रिसाल सिंह के परिवार के कुछ लोगों को। उन्होंने जाकर ब्रह्मजीत के परिवार की कुछ महिलाएं जो घर पर मौजूद रहती थी और मौजूद थी, ऐसा बताया जाता है कि उनके परिवार की महिलाएं निवस्त्र कर दिया गया था, उनको चीर कर दिया था। और इस बात से ब्रह्मजीत का परिवार बहुत दुखी हो गया था। इसी बीच में मौका मिलता है रिसाल सिंह के परिवार वालों को और ब्रह्मजीत का जो भाई होता है जिसका नाम जीतन होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। अब एक तरफ जो ब्राचित का जो परिवार था वो भी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और जीतन की हत्या होने के बाद दूसरा जो पहला पक्ष है हरपाल सिंह, उसके भी परिवार के लोग जेल में पहुंच जाते हैं। अब दोनों ही, पहला पक्ष भी और दूसरा पक्ष भी, यानी कि रिसाल सिंह के परिवार लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और ब्रह्मजीत के परिवार के लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। ये सब होता रहता है। जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत करते हैं, तब इन्होंने एक प्लान बनाया। जैसे कि प्लान की जो भी हमारे बीच में हुआ है उस बारात चढ़ने से लेकर अब तक इस चीज़ को बुलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि लड़ाई का जो मुंह हमेशा आसमान की तरफ होता है और लड़ाई को चाहे तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं और ख़त्म न करनी हो तो हम लंबी भी कर सकते हैं।
सकते हैं। जेल में बैठे बैठे प्लानिंग करते हैं कि हम इस लड़ाई को यहाँ ख़त्म कर देंगे, और जब ख़त्म करेंगे तो इस बात में इनमें आपस में कुछ सहमति बन जाती है। धीरे धीरे करके इन लोगों को जमानत मिलनी शुरू हो जाती है। पहले पक्ष के लोगों को भी और दूसरे पक्ष के लोगों को भी। दूसरे पक्ष यानी कि ब्रह्मजीत के जो परिवार होते हैं वो, और पहले पक्ष यानी कि रिसाल सिंह के परिवार होते हैं वो, एक दिल में कसक अपने पाले बैठे थे, क्योंकि इन्हें बाद में पता चलता है कि जब सलाखों के पीछे होते तो उनकी परिवार की महिलाओं को निवस्त्र करके होने की जगह से उसके यह आग लगाई गई थी। जब भी मौका मिलेगा तब इस बात का बदला जरूर लिया जाएगा। और 20 सितंबर 1999 को आखिरकार उन्होंने एक प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद एक पक्ष के हरपाल जो कि रिसाल के बेटे होते हैं, साथ ही संपादनेश जो हरपाल का बेटा होता है, और राजकुल कुल मिला के 4 लोग होते हैं। इन 4 लोगों को धोखे से फरीबाद के सेक्टर 16 में बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद इनकी सामूहिक रूप से हत्या कर दी जाती है। इस चेहरे हत्याकांड ने पूरे हरियाणा प्रदेश को हिला के रख दिया है। पूरे सोशल मीडिया पे इस चीज़ की बहुत सारी बातें हो रही है। यह भी क्योंकि इन्हें एक साथ ही एक ही जगह पर टायरों से जलाकर उनका राख कर दिया था, खाक कर दिया था, क्योंकि सभी और साथ के साथ सबूत भी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, सब कुछ साफ कर दिया था। अब यहाँ से रिसाल सिंह ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाता है, और इस केस के गवाह बनते हैं यह ब्रह्मजीत सिंह समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। ये 20 सितंबर 1999 का ये उस इलाके का नहीं बल्कि कई प्रदेशों का बड़ा चर्चित मामला रहा था कि किस तरह से 4 लोगों को इन सब पर निर्भय हत्या कर दी जाती है। और इस हत्याकांड की जांच आती है। एसएसपी रणवीर शर्मा कहते हैं, साथ ही डीएसपी इंद्रजीत सिंह सैनी इनको देख रेख यह जांच पड़ताल होती है, और जांच पड़ताल में वह कोई भी ऐसा मौका नहीं चाहते कि इसमें किसी भी अपराधी को कोई भी आरोपी बच सके। अब इस चोर हत्याकांड को जो मुख्य गवाह होते हैं वह होते हैं रिशाल सिंह, और रिशाल सिंह का एक बार 14 अप्रैल 2002 की सुबह की बात, खेड़ी के पास शायद अपने प्लॉट की तरफ गए हुए थे, और किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। रिशाल सिंह अपने प्लॉट में जा रहे थे और किसी ने उसको देखा और गोली मार दी, और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यानी कि चोर हत्याकांड का एकमात्र जो चश्मदीद होता है वो भी इस घटनाकांड में मारा जाता है। अब तक अगर हम बात करें 4 लोगों का एक साथ मार दिया गया था। एक व्यक्ति पहले भी अभी तक एक तरफ दोनों सो देखा जाता है तो 9 लोगों की हत्याएं कर दी जाती है। एक तरफ 9 लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, और दूसरी तरफ 8 लोगों के 4 एक बार मार दिए जाते हैं, और बाकी एक एक करके सबको मार दिया जाता है। कुल मिला के जब 9 लोगों की हत्याएं हो जाती है, तो जब रिसाल सिंह की हत्या होती है तो इस हत्याकांड में गवाह बनता है सतीश उर्फ कालू, और साथ ही चचेरा भाई गोपी इनको गवाह बना दिया जाता है। निचली अदालत में मामला पहुंचता है, और निचली अदालत में मामला पहुंचने के बाद 21 अगस्त 2004 को निचली अदालत 5 लोगों को, क्योंकि यह 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की जाती है, इससे 5 लोगों पर फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब ये उच्च अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में अपील की जाती है इस पूरी एफआईआर को। हाई कोर्ट ने जब इस केस की सुनवाई करने के बाद इन्होंने कहा कि इस मामले को निचली अदालत को फिर से सुनाना चाहिए, और हम इन्हें लगभग 6 महीने का समय देते हैं। 6 महीने तक वे अपने इस मामले की फिर से जांच पड़ताल कराए, कुछ भी कराए, लेकिन इसको फिर से पुनः सुनवाई होनी चाहिए। फिर से पुनः सुनवाई होती है, और यह पहले जो सुनवाई होती है 21 अगस्त 2004 को। धीरे धीरे करके जो 6 महीने का समय दिया गया था वो समय ऐसे बढ़ता जाता है आगे की ओर। 17 नवंबर 2013 आ जाता है, और पता चलता है कि पुनः सुनवाई के दौरान सबको बाइज्जत बारी कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस ऐसा कोई सबूत नहीं जुटा पा रही थी जिससे कि अदालत के सामने रख सके। और चोर हत्याकांड में इस तरह के मामले में इस तरह की कार्रवाई हुई। जब ये बाइज्जत बारी हो जाते हैं तो ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा दिया जाता है। इधर ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है, और पुलिस ये लगातार हवलदार होता है वीर सिंह, बताया जाता है कि वो मिल ही नहीं रहा था, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, और ये मामला
हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट में सुनवाई होने लगती है एक पक्ष से दूसरे पक्ष के खिलाफ। लगातार कोशिश कर रहे थे क्योंकि 4 लोग के साथ जो हत्या की गई, हत्या हो रही थी, बाद में उनके सबूतों को जला दिया गया था। इस पूरी कहानी को जो मुख्य आरोपी था ब्रह्मजीत होता है, ब्रह्मजीत बताया जाता है कि फरीदाबाद के सेक्टर 11 यह मिलन वाटिका होता है। वहाँ पर एक जगह खड़ा होता है, एक लाल रंग की ब्रेजा कार होती है। उस ब्रेजा कार में ये 27 फरवरी 2018 को उस कार में बैठता है और बैठने के बाद गायब हो जाता है। वैसे वो गायब होता है, उसके परिवार वालों को हर जगह ढूंढने की कोशिश की तलाश करने लगते हैं। कोशिश की लेकिन मिलता नहीं कि कहीं से मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती है। 24 मार्च 2018 को यह ब्रह्मजीत का जो लाश है वह हरियाणा के पलवल के एक फार्म हाउस के अंदर मिलता है। ब्रह्मजीत का लाश हरियाणा के पलवल के एक फार्म हाउस के अंदर मिलता है और 10 फुट गहरे गड्ढे के अंदर उसकी लाश छुपा दी जाती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आ जाती है। उस गड्ढे को खुदवा दिया जाता है। ब्रह्मजीत जिसकी हठ धर्मी की वजह से अब तक एक तरफ के लगभग 9 लोगों की हत्या हो चुकी थी। खुद उसके सगे भाई की जीतन की भी हत्या हो चुकी थी। अब उसकी खुद की यानी कि ब्रह्मजीत की भी हत्या हो चुकी थी। और जो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, पुलिस ने जब मौके पर जाकर उस गड्ढे को खुदवाया, या तो 10 फुट गहरे गड्ढे के अंदर ब्रह्मजीत की आखिरकार लाश मिल जाती है और लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ यहाँ से शांत हो जाएगा और ठीक ठाक चलेगा। और जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में आरोपी बताया जाता है राजीव, और उसके साथ काम करने वाली एक महिला होती है स्वाति सेठी। बताया जाता है राजीव और स्वाति सेठी लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का एक काम करती थी और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने के दौरान 10 करोड़ रुपए ना देने पड़े और दूसरे पक्ष पर ज़्यादा शायद आरोप लग जाए, इसलिए ब्रह्मजीत की हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले की जांच करती है। पुलिस की जांच में आता है कि ब्रह्मजीत ने राजीव पार्टी पर जिस पर हत्या का आरोप लगाया था, उसी किसी वजह से 4 या 5 थप्पड़ मारे थे और इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ब्रह्मजीत की हत्या कर दी गई। ब्रह्मजीत की इस कारण में उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब मामला ये अदालत में पहुंचा जाता है तो अदालत पहुंचता है अक्टूबर 2021 को पता चलता है कि प्राप्त सबूत ना मिलने के कारण राजीव भाटी और उसके जो सहयोगी है स्वाति सेठी, वह भी शायद बाइज्जत बरी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है पता नहीं चलता, लेकिन 24 साल बाद हाई कोर्ट का इस चोरी हत्याकांड में फिर से फैसला आता है। हाई कोर्ट की तरफ से पहले तो इस मामले में बाइज्जत बारी हो जाती है, लेकिन मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचता है तो इसमें 10 लोगों को उम्र कैद जो सजा सुनाई जाती है और 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। आखिरकार आज भी इस मामले की जो पैरवी रही है वो रिसाला सिंह के पोते होते हैं, जिनका नाम सतीश उर्फ होता है, और वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं यह कहने के लिए कि जो इन्हें सजा मिली है, यानी कि 10 लोगों को उम्र कैद का, 2 लोगों को आजीवन कारावास, वो कहते कि जिस वजह से इन्होंने चोरी हत्याकांड का अंजाम दिया था या परिवार की ओर उन्होंने 4 लोगों की हत्या कर दी, इसी हिसाब से इन्हें सजा कम मिली है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए, इसलिए वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। शुरुआत में लड़ाई होती है और गैर कानूनी रूप से होती है। एक दूसरों की मूंछों की वजह से एक के बाद एक कत्ल चले जाते हैं। दोनों पक्षों के 9 कत्ल हो जाते हैं। ब्रह्मजीत का भी कत्ल हो जाता है, या फिर कुल मिलाकर 10 के 10 लोग मारे जाते हैं और साथ ही कई जिंदगियां, कई परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और एक कहानी शुरू होती है ये बारात चढ़ने से पहले लेकर और पानी फेंकने के ऊपर जाकर ख़त्म होती है, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये कहानी कत्ल का रूप ले लेती है। आज भी चलती जा रही है। जब जब इस बूढ़ेना गाँव का नाम आता है तो लोग के अंदर से सिरहंसा पैदा हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस छोटी सी वजह, इस कत्ल की इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है। काश उस दिन जैसा उस दलित बस्ती की जो बारात आई थी उन्होंने बर्दाश्त किया था कि इनके ऊपर पानी डाल दिया, ठीक वैसे ही रसाला सिंह का परिवार, ब्रह्मजीत सिंह का परिवार बर्दाश्त कर लेता है।
इतने लोग कभी ना मारे जाते, ना केवल मारे गए बल्कि जो बच्चे थे उनकी पढ़ाइयाँ भी बर्बाद हो गई। उनकी पढ़ाई भी रुक चुकी थी और बहुत कुछ उन्होंने सहन करना पड़ा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था और सचेत करना था। सो जय हिंद, जय भारत।